नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो एक अजीब सी घटना कल घटी है लखीमपुर खीरी में। जानते हैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी है और लखीमपुर खीरी में किसानों पर जो अत्याचार हुआ है और उसके बाद जो हंगामा हुआ है ये सुर्खियों में बना हुआ है। और पिछले 24 घंटे कहें तो 24 घंटा नहीं, उससे ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस बीच बहुत सारी चीज़ें हो गई। अलग अलग सियासी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई और उसके अलावा बहुत सारे खींचतान जो कहें वो सब हलचल सियासत में जो होता है वो तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं। और ये सारी घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो घटनाक्रम है उसका अगर जिक्र करें तो यहाँ पर किसानों की बात आती है और किसानों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार पिछले दिनों लगातार होता रहा है। 10 महीने से किसान जो हैं वो बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो 3 नए कृषि कानून हैं उसको आप सरकार वापस ले लीजिए। सरकार वापस लेना नहीं चाहती है। किसानों के साथ पिछले लगभग 9 महीने का वक्त गुजर चुका है। सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बीच आप जानते हैं कि किसानों ने रेलवे ट्रैक को पंजाब में रोका, दिल्ली में धरना दे रहे हैं। किसानों के ऊपर पंजाब से लेकर दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग ढंग से जितनी भी जातियां होनी थी, वाटर कैनन से लेकर लाठीचार्ज तक सब कुछ हुए। अब लखीमपुर खीरी में वहां के सांसद हैं, खीरी के सांसद जो अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, अजय कुमार मिश्रा टेनी। ये टेनी साहब जो हैं ये नए नए मंत्री बने हैं, केंद्र में हैं मंत्री। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही धमकी देते हुए किसानों के बारे में कुछ कहा था। इसके बाद कल ही एक लखीमपुर खीरी में ही एक आयोजन था जहां अजय टेनी को और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, दोनों को पहुंचना था। उनके लिए हेलीपैड तैयार था। हेलीपैड का घेराव कर दिया किसानों ने और काले झंडे दिखाने का इंतजाम कर लिया था। लेकिन वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जहां ये कार्यक्रम होना था, जहां पहुंचना था केशव प्रसाद मौर्य को और अजय मिश्रा टेनी को, वहां से 2 गाड़ी निकलती है, एसयूवी निकलती है और बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है और सीधे किसानों के ऊपर उस भीड़ को रौंदती हुई चली जाती है। इसके बाद अभी तक जो खबर है उसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है। 8 में से कहा जा रहा है कि 4 किसान हैं और 4 भाजपा समर्थक हैं। इसके बाद तो बवाल होना ही था, बहुत बवाल हुआ है। सबकी चर्चा करेंगे, सब इत्मीनान से देखेंगे कि क्या कुछ हुआ और इसके निहितार्थ क्या है, इसके अंदर क्या भाव है। लोग कह रहे हैं और खासकर भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि ये विपक्षी दलों की सोची समझी रणनीति थी जिसे योगी जी ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। तो क्या विपक्षी दलों की इस रणनीति, जिसमें कि 4 किसान मारे गए, 4 भाजपा, कथित तौर पे 4 भाजपा के समर्थक मारे गए, ये एक रणनीति विपक्षी दलों की थी? ये रणनीति क्या प्रियंका गांधी की थी? ये रणनीति क्या अखिलेश यादव की थी? ये रणनीति क्या संजय सिंह की थी? ये रणनीति क्या चंद्रशेखर आजाद की थी? यही समझने की यहाँ हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसकी रणनीति थी और किस दिशा में जा रहा है हमारा देश। और आने वाले चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, उसमें और हम क्या क्या देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनको लेकर के कितना जहर फैल चुका है लोगों के अंदर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय कुमार मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उनके उस भाषण के कुछ अंश को सुनते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिर जिसके क्या कुछ कहा है आप खुद सुनेंगे। लेकिन उनके इस भाषण से आखिर क्यों भड़क गए किसान, ये सुने। उससे पहले आइए, हमारे साथ 2 खास पैनलिस्ट में हमारे 2 साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उनसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। और थोड़ी देर बाद
हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ेंगे, उन दोनों का भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन साथ साथ आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सब जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम 2 वे होता है, इसमें आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपके विचारों को भी, आपके सवालों को भी हम लेंगे और देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अजय मिश्रा टेनी ने क्या कुछ कहा, जिसके कारण ये आग यहां तक भड़की कि 8 लोगों की तथाकथित तौर पे कहा जा रहा है कि जिसमें से 4 जो हैं, तथाकथित मौत की बात नहीं कर रहा हूं, तथाकथित उन 4 की बात कर रहा हूं जो भाजपा समर्थक हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं टेनी साहब, यानी कि गृह राज्य मंत्री जी। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो सुन लिया आपने एक धमकी भरा अंदाज माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का। सांसद, विधायक या क्या है वो सब कुछ बता रहे हैं, और ये जो अंदाज है, ये अंदाज आ जाता है जब आप होता ये है कि आपके ऊपर जो ओहदा होता है वो जब परवान चढ़कर बोलने लगता है तो ऐसी आवाज आने लगती है आपके अंदर से, वही आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन इससे किसान जो हैं वो नाराज हो गए और किसान आगे बढ़े, और उन लोगों ने उनके लखीमपुर खीरी में जो कार्यक्रम था उसका विरोध करने के लिए हेलीपैड पर कब्जा करने की उन्होंने कोशिश की। कब्जा क्या, वहां तक पहुंचे और काला झंडा दिखाने का इंतजाम किया था। लेकिन इससे पहले ये तमाम चीजें, जो घटनाक्रम है, ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें हम आप तक लेकर आएंगे। उससे पहले अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा में आपको याद होगा कि खट्टर की सरकार है, वहां मनोहर लाल खट्टर हैं वहां के मुख्यमंत्री, और कुछ दिन पहले वहां भी एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम का घेराव करने के लिए भी, यानी खट्टर सरकार और उनके समर्थक, उनके मंत्रियों का घेराव करने के लिए और महापंचायत करने के लिए किसान जा रहे थे। महीना भर पहले की बात है, घटना है। लेकिन वहां करनाल की एक घटना, जहां के एसडीएम साहब जो हैं वो अपने लोगों से, अपने नुमाइंदों से कह रहे हैं कि कोई भी सिर यहां से खाली न जाए, यानी फूटा हुआ जाए, और लठ से लठ बजाना। और उसके बाद हंगामा हुआ, लठ से लठ बजाया गया, और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी एसडीएम साहब निलंबित है, सस्पेंडेड हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन वहीं के सीएम साहब भी लठ से लठ बजाने की बात करते हुए सुने जा रहे हैं। आइए जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर लखीमपुर खीरी चलेंगे, और बहुत सारी चीजें, पूरा का पूरा जो अपना ये कार्यक्रम है केंद्रित होगा लखीमपुर खीरी और किसानों के बीच जो कुछ हुआ है उस पर। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि मनोहर लाल खट्टर साहब, जो एक संसदीय पद पर बैठे हुए इंसान हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग, आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह 60-60 समाज चले, जैसे को तैसा, ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावण के डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगा ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहोगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। ये संसदीय पद पर बैठा हुआ एक इंसान इस ढंग की भाषा बोले तो क्या कहेंगे, देश कहां जा चुका है, ये आप सब समझ चुके हैं, समझते हैं आप लोग। चलिए और आगे बढ़ें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन दोनों से भी उनके विचारों को लेंगे। प्रेम कुमार जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक विजुअल और दिखाना चाहता हूं। एक नहीं है बल्कि उसमें कई विजुअल्स हैं, और पूरा का पूरा फ्रेम लखीमपुर खीरी पे खींचा हुआ है। ये उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपके पास आऊंगा सीधा प्रेम कुमार जी। मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो, हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हम 4 लोग हैं,
दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे। पार्टी का मानना है कि किसानों की जो मांगे हैं उनको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसानों को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। अगर स्टेट होम मिनिस्टर की भाषा ऐसी होगी जो झगड़ा कराने की है, दंगा कराने की है, लोगों को उकसाने की है, तो ऐसे गृह राज्य मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। और जब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते हैं, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बन सकती है, तो किसानों को 2 करोड़ मुआवजा क्यों नहीं सरकार दे रही है? विपक्ष का कोई नेता नहीं जा पाया लखीमपुर, आप लोग भी नहीं जा पाए, क्या आप लोग वाकई में लखीमपुर अभी भी जाना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अमेरिका गए थे और देश के प्रधानमंत्री ये कहकर के आए थे कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या यही जिंदा लोकतंत्र है जहां विपक्षी लोग दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते? क्या लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का अधिकार नहीं बनता कि जाएं और उन पीड़ित और परेशान लोग जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई उन परिवारों से मिलें? तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, क्या आप लोग चाहते हैं कि गिरफ्तारी भी हो, उनको पद से हटाया जाए? जिस मंत्री के उकसाने से इतना बड़ा कांड हो गया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो इस्तीफा दें वो, और दूसरा जिन लोगों ने भी गाड़ी चढ़ाई है किसानों पर उनको तुरंत जेल भेज देना चाहिए सरकार। न्यायिक जांच की बात सरकार ने मान ली है, आपको लगता है कि न्यायिक जांच से सरकार को जो जांच होगी किसानों को इंसाफ मिलेगा? सिटिंग जज हाई कोर्ट के हों और जांच जल्दी उनके मॉनिटरिंग करें और जेल भेज दिया जाए। इससे अच्छा और कोई किसानों के पक्ष में नहीं हो सकता। तुरंत जेल भेजे जाए जिन लोगों ने किसानों की हत्या की है। और दोनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी का मानना है कि जिन मंत्रियों की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है, जिन मंत्रियों की जानकारी में इतना बड़ा काम हो रहा था, उनको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। बस आखिरी सवाल, क्या आप अभी भी सोच रहे हैं लखीमपुर जाने की या कोई गाड़ी ला करके किसानों को चढ़ा दे, ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि सरकार इसको रोक सकती थी। सरकार किसानों की मांग पूरी करे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमारे साथ हैं जी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो यहाँ लखीमपुर में इस दर्द में शामिल होने के लिए 7 घंटे लगातार मोटरसाइकिल चला के यहाँ पहुंचा। जितनी तकलीफ वहां नहीं हुई, वो तकलीफ उससे ज्यादा तकलीफ यहाँ हुई आके अपने भराव को देखे, बाबूजी को देखे जिनकी जो है ना हत्या हुई है कल। और मैं जब यहाँ लोगों से बुलाऊं तो मुझसे पूछ रहे थे मीडिया के लोग कि भाई आपकी क्या मांग है, तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों की मांग ये है कि वो जो किसान विरोधी 3 कानून पारित किए गए उनको रद्द किया जाए। और मैं समझता हूं कि एक जायज मांग है। किसान इस मांग के लिए 10 महीने से ज्यादा समय से जो है ना सड़कों पे, और अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी लाशों पे मुस्कुराते हैं, हमारी तकलीफ नहीं सुनते हैं, तो ये इस देश के लिए बुरा समय है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि अब भी समय है, किसानों की तकलीफों को समझिए। हजारों शहादतें हो चुकी है, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी जो मोर्चों पे हैं उन्होंने बहुत बड़ी शहादतें दी है और वो संख्या हजारों की संख्या में है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी आप में मानवता बची हो और आप इस देश के किसानों से, इस देश के गरीबों से प्यार करते, मजदूरों से प्यार करते, तो ये कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो किसानों का दर्द नहीं समझते। देश की जनता किसानों के साथ है। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंदोलन की घोषणा करेगा तो आप देखना जन सैलाब उमड़ेगा और ये देश जो है पूर्ण रूप से किसानों की जो बलिदान हुआ है उसमें आहुति देने के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। और आप थोड़ी देर से वहाँ ठहरे, वो आ जाएंगे, उसके बाद वो आने दीजिए। अच्छा नहीं लगता है आपने यहाँ रोका है ना मुझे? मैं रोका हूँ, मैं ले चला हूँ सर, आपने बकायदा मैं स्टॉप करके ले चला हूँ। अरे नहीं, या तो आप अरेस्ट ऑर्डर दिखा दीजिए, अच्छा नहीं लगता, थाने चलता हूँ आपसे। नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है।
मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ सर, लेकिन अरे भाई आप टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, आपने रोक रखा है 2:30 बजे रात में मुझे। बस सर बगल में ही है, बगल में सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपने किस अपराध में रोका है मुझे, किस कारण से रोका है, ये बताइए ना आप। एक सांसद को रात में 2:30 बजे आपने रास्ते में किस अपराध में रोका, ये मुझे बताइए बस। मैं इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ। कोई आपके पास लिखित ऑर्डर है, आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो बताइए ना। हम लोग तो बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं। मैं भी आपसे विनम्रता पूर्वक ही पूछ रहा हूँ कि क्या किसानों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध है क्या? तहसीलदार महोदय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक है उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से यह बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों को दिया जाएगा? चीजें जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। तो हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी भी जुड़ गए हैं और अभी आप लोग सुन रहे थे घटनाक्रम पूरा हम दिखा रहे थे कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बयान को भी सुना आपने। वहां से जो किसानों को एक भड़काने के अंदाज में वो जैसा कह रहे थे, जो एक धमकी भरा उनका अंदाज था वो आपने सुना। उसके अलावा खट्टर जी को सुना आपने, मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो लठ से लठ बजाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4-5-6 महीने अगर आप रह लोगे अंदर उसके बाद से एक बड़े नेता बन के निकलोगे। ये एक अलग अंदाज है उनका। उस अंदाज में कहने का मतलब साफ है कि आप किसानों का विरोध किस अंदाज में करेंगे, कैसे करेंगे, ये साहब बता रहे हैं, यानी कि खट्टर साहब बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपने प्रियंका गांधी को भी सुना, आपने अखिलेश यादव को भी सुना, आपने जयंत चौधरी को भागते हुए देखा और आपने संजय सिंह को भी सुना, आपने चंद्रशेखर आजाद को भी सुना और साथ में उसके बाद आपने दोनों पक्षों के बीच जो सुलह का जो पैगाम था वो भी सुना। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। सीधा आऊंगा प्रेम कुमार जी आपके पास। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये दिल दहलाने वाली घटना है और अभी तक बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन भीड़ में गाड़ी को दौड़ा देना, रौंद डालना भीड़ को, ये कितना उचित है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो घटना घटी है इसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो गाड़ी किनकी थी? क्या केंद्रीय मंत्री इस बात से इनकार करेंगे कि उनकी गाड़ी से किसानों को नहीं रौंदा गया? अगर गाड़ी उनकी थी तो अपने आप में प्रथम दृष्टया ये मामला गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट देने का बनता है। उनको बयान देना होगा कि कैसे केंद्रीय मंत्री की गाड़ी से किसान कुचले गए हैं। यह सबसे पहली बात होती है। उसके बाद दूसरी बात, जो आपने कई बातें दिखलाई भी, खट्टर जी का बयान दिखलाया, इसके बाद मंत्री जी का बयान दिखलाया, और आप
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान इसमें जोड़ लीजिए, जो कि कहते हैं कि तह तक जाने के लिए जो जांच होगी जिसमें तह तक जाएंगे और दोषियों को पकड़ेंगे। अरे वाह, जब बीजेपी के विरोधी अगर किसी मामले में संयुक्त पाए जाते हैं, सम्मिलित पाए जाते हैं, विपक्ष अगर पाया जाता है तो उसका तो क्राइटेरिया होता है कि जेल में डाल दो, पहले स्टेन स्वामी मर जाए उसके बाद भी उनकी सुनवाई ना हो। लेकिन अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई इसमें सम्मिलित पाया जाता है प्रथम दृष्टया, तो पहले वो तह तक जाएंगे, तब जाकर के गिरफ्तारी करेंगे। ये जो सीधे सीधी कानून को अलग तरीके से देखने का नजरिया शासन की ओर से आ रहा है, ये बहुत भेदभावपूर्ण है और सिंपली लोकतंत्र विरोधी है। इसमें कोई बहुत व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है, पहले उनको जेल में डालने की परंपरा है इस देश में, या तो फिर न्याय की परंपरा बदल दीजिए कि साबित होगा तभी कोई जेल में जाएगा। लेकिन हमारे यहां जब प्रथम दृष्टया कोई दिखता है दोषी तो उसको जेल में डाला जाता है, उसके बाद सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, उनको भी पक्ष, पूरी एक न्यायालय प्रक्रिया है न्यायालय की जिसके तहत से बात बढ़ती है। लेकिन अभी तो इस तरह से कहा जा रहा है कि हम एक्शन ही नहीं लेंगे, तह तक जाएंगे तब करेंगे, तब बातें सामने आएगी। लेकिन अब फिर से खट्टर जी के बयान पर आते हैं। खट्टर जी ने तो सीधे कहा नेता बन जाओगे, अगर 400, 500 लोग, 1000 लोग आपके पास हैं तो आप जैसे को तैसा आचरण करो, जवाब दो। सरकार तो साथ में खड़ी है और इसमें जेल भी चले गए तो क्या होगा, बड़े नेता बन जाओगे। तो क्या आशीष मिश्रा बड़े नेता बनने की प्रेरणा खट्टर जी से लेकर के गाड़ी चलवा रहे थे, गोली चलाते हुए भी पाए गए, ऐसा आरोप है किसानों का कि उन्होंने गोली चलाई। अब क्या है सच हम दूर से नहीं बता सकते, ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन ये जो प्रेरणा मिल रही है, खट्टर जी बोलते हैं कुछ घंटों में उस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। तो आरोप जो है, अभी बात सिर्फ एक मंत्री से इस्तीफे की हो रही है। मैं सीधे मंत्री का इस्तीफा नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बयान चाहता हूं और इस आलोक में चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान लीजिए। उन्होंने ऐसा कहा और कुछ घंटे में हुआ। और उसके बाद मैं योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान सामने रखता हूं कि ये कौन सा तरीका है इस देश में न्याय को, पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का। ये विपक्ष जो है, विपक्ष को आंदोलन का अधिकार नहीं होगा तो किसको होगा? कहा गया, अभी आपने सुना एडीजी को, कि राजनीतिक दल जो है उनको छोड़ करके केवल किसान लोगों को आने दिया गया और उनसे बातचीत की गई है। किसान के लिए बोलना क्या राजनीतिक दलों का काम नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसानों के लिए नहीं बोला है, या दूसरे प्रदेशों में उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी है? किसान क्या भारतीय राजनीति से अलग है? क्या राजनीति का विषय किसान नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप नेताओं को जाने नहीं दे रहे, बिना किसी कारण के जाने नहीं दे रहे। इसलिए कोई कारण बोलना चाहिए। तो हम अपने मन में अज्यूम कर लेते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का यह निर्णय रहा होगा, लेकिन प्रशासन खुलकर बोलता भी नहीं है। उनको बस ऑर्डर आया हुआ होता है, जैसा कि एडीजी ने कहा कि केवल किसान को ही आने देना है। ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है देश में कि नेता अपने दुख की घड़ी में भी अपनी जगह से छोड़ करके घटना स्थल तक नहीं जा सकता है? ये बड़ी चिंता है। अब किसानों को लेकर के जो 10 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, वो चिंता तो है ही। हम मूल विषय पर बात करने के बजाय अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं पिछले 10 महीने से। कभी लाल किला कांड पर बात कर रहे होते हैं, कभी राकेश टिकैत को जबरन धरना से हटाने की घटना पर बात कर रहे होते हैं, कभी लखीमपुर हो जाता है, कभी दूसरी घटनाएं हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ डीएम का बयान आ जाता है कि माथा फोड़ो, सर फोड़ो। ये भी तो एक ऐसी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन सर फोड़ने के लिए कहता है, मुख्यमंत्री जेल जाने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि किसानों से लड़ना है। अरे किसान इतने बड़े दुश्मन हो गए कि उनको जेल जाने के लिए आपको नेता बनाना पड़ेगा। युवकों को ललकार रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन को छूट दे रहे हैं कि आप माथा फोड़ दो। ये कैसी स्थिति आ गई है? बहुत चिंताजनक स्थिति है। अब एक और पहलू बचता है, वो है कि जो 4 बाकी किसान से अलग जो लोग मारे गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो घटना उसकी सराहना की जा सकती है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो निंदनीय है।
पर ये एक बात देखना होगा कि इन दोनों घटनाओं में जो मूल घटना और उसकी प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। प्रतिक्रिया को भी हम सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन मूल घटना ज्यादा बड़ी घटना है। उसकी प्रतिक्रिया जो हुई है वो भी खतरनाक है। वो भी आंदोलनकारियों की ओर से ये संस्कार नहीं होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग की तरह में गाड़ी से अगर गिरा दिया, मार दिया तो उसको जान ले ली जाए। ये भी जघन्य अपराध है। लेकिन इसके भी जो लोग विजुअल में सामने है या जांच में सामने आए, उसकी भी सजा की मांग की जानी चाहिए। मैं भी करता हूं, पर ये पूरी घटना जो है, जब तक शासक का संरक्षण नहीं होता, शासक से शह नहीं मिली होती, बचाव का भरोसा नहीं होता, जेल जाने से बचने का हिम्मत नहीं होती, यह घटना नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए अगर आप बोलेंगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, आपको लाठी डंडों से पीटा जाएगा। ये पूरी स्थिति है लखीमपुर घटना से जुड़ी हुई और बहुत भयावह है। बहुत भयावह है। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे मसले में मतलब अभी तक लठ बजाने, सिर फोड़ने की बात होती थी, अब तो यहां गाड़ी चढ़ा करके रौंद डालो। ये कौन सी राजनीति है अमलेंदु जी उत्तर प्रदेश में? राजीव जी, ये उत्तर प्रदेश में ही क्या है ये राजनीति? मुझे लगता है कि इस राजनीति का जो है वो काफी पहले से जो है चलन प्रचलन रहा होगा और यही जो है शाखाओं में सिखाया जाता रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो चूंकि ये सब बड़े संस्कारित लोग होते हैं, लाठी चलाने का इनको प्रशिक्षण मिला होता है, सब तरीके का प्रशिक्षण मिला होता है, तो हो सकता है ये प्रशिक्षण भी मिलता हो शाखाओं में। अब मैं कह नहीं सकता, चूंकि जो लोग शाखा में जाते हैं वो बता सकते हैं कि उनको ये प्रशिक्षण वहां मिलता है कि नहीं मिलता है। चर्चा ये है कि वहां लाठी चलाने का प्रशिक्षण मिलता है और बीच बीच में अखबारों में खबरें आती रहती है बंदूक चलाने का और क्या जो है तमाम आग्नेयास्त्र चलाने के प्रशिक्षण भी जो मिलते रहते हैं। बहरहाल जो भी है, ये बात सही है कि खट्टर साहब जब बोले हैं जिस भाषा में, उसी भाषा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारा बोलता है। और अभी तक जो है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हैं वो एकदम इस पे खामोश है। उनकी तरफ से कोई मुझे लगता है कि अभी तक बयान भी नहीं आया है, चाहे कोई ट्वीट भी नहीं आया। मैंने तो नहीं देखा, आया हो तो मैं कह नहीं सकता, मैंने नहीं देखा अभी तक, और आया होता तो चर्चा होती, नहीं आया है। और ऐसे हर गंभीर मौके पर प्रधानमंत्री जो है वो खामोश ही रहते हैं, क्योंकि वो अच्छे आदमी है तो वो खराब कामों में पड़ते नहीं है, पचड़ों में पड़ते नहीं है। तो अब ये जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है देखिए, एक चीज तो निरंतरता जो देखने को मिल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश ये रही है कि किसी भी तरीके से जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, 10 महीने से ज्यादा होने को आ गए हैं, इसमें किसी भी तरीके से हिंसा का प्रवेश हो। और ये प्रयास जो है कई जगह बार बार हो चुका है। मतलब ये पहली तो मर्तबा नहीं है। 26 जनवरी की जो घटना थी लाल किले वाली, वो भी जो जिस तरीके से प्रायोजित थी, सब चीजें जो सामने आ रही हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सब बताती हैं कि वो कोई आम मतलब साधारण घटना नहीं थी। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रायोजित था और जिन लोगों ने प्रायोजित किया वो सब जानते हैं कि कौन लोग प्रायोजित थे। तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब गृह राज्य मंत्री के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो ठीक है, आप दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार कीजिएगा, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और योगी जी तो जो है वो कानून के पालक हैं, बहुत अच्छे, और हमेशा कानून का पालन करते हैं, लागू कराते हैं, बहुत सख्ती के साथ बुलडोजर चलवा देते हैं, कुर्की करा लेते हैं। तब जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उनके घरों की कुर्की होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, उससे ज्यादा एक हिंदू धर्माचार्य हैं, तो मुझे लगता है कि वो मान रखेंगे अपनी बातों का, पिछली का, और निश्चित तौर पे जो है वो विधि सम्मत और कानून सम्मत जो कार्रवाई है इन दुराचारी पापियों के खिलाफ, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे करेंगे। और मुख्यमंत्री बाबा कहते रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, और करनी भी चाहिए ना। उनका बात कहने का ही नहीं है, करनी भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा निश्चित तौर पे होगा। बहरहाल अब ये आंदोलन जिस मुकाम पे पहुंच गया, मैं फिर यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि
मुल्क में अमन और शांति बनी रहे, जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री चाहते भी कि मुल्क में अमन और शांति बनी रहे, तो उनको तत्काल जो है ये तीनों कानून जो है काले कानून, इनको वापस ले लेना चाहिए। और अगर उनको कोई नहीं समझा पा रहा है कि इन कानूनों में काला क्या है, तो प्रधानमंत्री बता दें कि इनमें सफेद क्या है। तो प्रधानमंत्री ये भी नहीं बता पा रहे कि इनमें सफेद क्या है और ये समझने को तैयार नहीं है कि पूरे के पूरे कानून काले हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो कोई अच्छा सा एक शिक्षक रख ले जो उनको समझा सके कि इनमें काला क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वकील भी हैं। रविशंकर प्रसाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, कई राज्यों के जो है वो वकील रह चुके हैं लंबे समय तक, अच्छे वकील हैं। तो और भी लोग होंगे अच्छे वकील होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनकी राज्यसभा की लिस्ट देखनी होगी, कौन कौन जो है राज्यसभा में आए हुए लोग हैं, तो वो सब प्रधानमंत्री को समझा सकते हैं कि किस तरीके से है। एक तो ये है कि जो कृषि है वो राज्यों का विषय है, ये विषय जो है वो केंद्र सरकार का नहीं है। और जिस तरीके से आप पिछले दरवाजे से इसको लेकर के आए हैं, तो ये स्वयं भी संवैधानिक है एक तरीके से। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करता है क्या नहीं करता है वो अलग की बात है, क्योंकि आजकल बहुत सी चीजें जो है वो इधर से उधर हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री चूंकि अच्छे आदमी है, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये तीनों कानून जो है काले हैं और इनमें 700 से ज्यादा अब तक किसानों की बलि हो चुकी है। सबसे खराब बात यह है कि अब तक जो किसानों की जाने गई इस आंदोलन के दौरान, वो आंदोलन करते हुए जा रहा है, गर्मी बरसात बीमारी इससे हुई आंदोलन के दौरान। लेकिन इस तरीके की हत्या जो है, मतलब गाड़ी से आप कुचल के रख दें, तो ये जो है इस तरीके से पहली बार हुआ। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। और जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसके ऊपर इस देश की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, अगर वो इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बयान दे कि मैं क्या हूं लोग जानते हैं और हम ठीक कर देंगे, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो कहे कि थोड़ी दिन बाद प्रशिक्षण ले आना जेल में जाकर के, और अब ये पता नहीं कि खट्टर जी तो इमरजेंसी में जेल गए थे या नहीं गए थे और वहां से माफी मांग के छूटे थे कि नहीं छूटे थे, तो मुझको जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जानकारी भी सामने आ जानी चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो नहीं गए थे इमरजेंसी में जेल, मुझको ऐसा लगता है। क्योंकि गए होते तो वो अब तक बता चुके होते कि वो भी जो थे वो जेल गए थे इमरजेंसी में। तो बहरहाल चीजें आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, किसान आंदोलन रोक रहा हूं बीच में, लेकिन हमारे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आपके साथ 3 और वरिष्ठ पत्रकारों की टोली है। यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्ता जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और साथ में तमाम साथी जो इस दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, सब आपका स्वागत करते हैं। और दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से जो बाद में आप लोग जुड़े हैं स्वागत करता हूं। और आज चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या लखीमपुर खीरी जो है वो एक झांकी है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये किसानों की तरफ से झांकी है या सरकार की तरफ से झांकी है, या ये झांकी नहीं होनी चाहिए, ये यहां महत्वपूर्ण बात है। यही समझने की कोशिश यहां पर 24 घंटे, पिछले 24 या 36 घंटे में जो कुछ भी गुजरा है लखीमपुर खीरी में, उसी पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं दुष्यंत जी। और साथ साथ ये समझने की कोशिश कि आखिर किसानों का जो आंदोलन है वो क्या हिंसक होता जा रहा है। जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलता रहा, उस आंदोलन में आखिर बीच बीच में ये हिंसा जैसे शब्द कहां से आ जाते हैं, यही समझने की कोशिश है। आप तक आऊंगा, लेकिन उससे पहले जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी वर्ड इस सरकार में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसलिए भी मैं भी इसलिए क्रोनोलॉजी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि किसान जो है वो सिर झुकाए हुए, कंधे पे हल रखे हुए खेती करे, जरूरत पड़े तो कर्ज में डूबा हुआ किसान जो है कर्ज ले ले, कर्ज न चुका पाए उस सूरत में किसान जो है वो आत्महत्या कर ले, ये किसान। और उसके बाद सरकार जैसा कानून लाकर थोपे, उस कानून को चुपचाप किसान मान ले, तो वो किसान है। और उसी को आजकल छोटा किसान की जो संज्ञा है वो दे दी गई है, और जिसके बारे में लगातार मोदी जी भी बात कर रहे हैं, जहां तक मैं समझाऊं इस क्रोनोलॉजी को। अभी तक दुष्यंत नागर जी बाद में समझाएंगे कि आखिर ये क्रोनोलॉजी क्या है। लेकिन दूसरी बात, आप याद कीजिए 2014 के चुनाव में जब तैयारी कर रहे थे मोदी जी और उनकी पार्टी, तो कई भाषणों में कहते थे मोदी जी कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। लेकिन ये लोग कहते हैं, ये लोग मतलब उस समय यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो कहती है मर जवान मर किसान। लेकिन आज क्या हो रहा है, 600 से ज्यादा किसान मर चुके हैं।
उनकी शहादत हो चुकी है। और उसके बाद एक शब्द, जो अभी प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक शब्द उधर से नहीं आता है, ना होम मिनिस्ट्री से, ना ही पीएमओ से, और ना ही पीएम से। आखिर इस देश में अब, और साथ साथ एक बात और जोड़ते हुए आपके बयान को लूंगा, आपकी टिप्पणी लूंगा और फिर सीधे दुष्यंत जी आपके पास आऊंगा कि आखिर जयशंकर जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी किसानों को जितनी फटकार लगा रहा है, आज भी फटकार लगाई, वह शुक्रवार को भी फटकार लगाई, वो दिशा एक अलग दिखाई दे रहा है। और वो एक मुझे लगता है कि उस विषय में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए उस विषय में भी एक चर्चा करने का 1 घंटे का वक्त चाहिए कि आखिर इस देश में विरोध का जो है स्वर, वो क्या धीरे धीरे उसे दबाने की कोशिश हो रही है कि आप, और इसमें एक बात और जोड़ता हुआ आपके पास आऊं कि राम मंदिर आंदोलन सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस के बावजूद, और इतने कई सारे उदाहरण हैं कि जो केसेस कोर्ट में हैं लोग आंदोलन करते हैं, तो किसानों का केस अगर कुछ पक्ष जो है वो कोर्ट में है और किसान आंदोलन कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी लगातार कर रहा है और बहुत ही तल्ख टिप्पणी आज उसकी आई है। तो ये सब अलग अलग बातें हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन सवाल दूसरा आपके सामने बिल्कुल और सिंपल सा सवाल कि किसानों की छवि, किसानों की जो एक अलग तरह की तस्वीर जो बनाई जा रही है, और उस तस्वीर में नफरत इतना ज्यादा भर दिया गया है किसानों के अगेंस्ट, उससे अब ये देश कैसे बाहर निकले जयशंकर जी? अब ये देश कैसे बाहर निकलेगा, ये तो मोदी जी और अमित शाह जी ही तय कर पाएंगे, बताएंगे कि कैसे निकल पाएगा, या हमारी जुडिशियरी जो है वो बता सकती है। सबसे बड़ी बात, मन बहुत दुखी है राजीव जी, आज बात करने का मन नहीं था किसी बात कि जिस ढंग की जो तस्वीरें या वीडियोज देखा है हमने लखीमपुर खीरी में, वो अपने आप में मतलब इस देश में लोकतंत्र के भविष्य को के प्रति एक खतरनाक संकेत दिखाती हैं। अब जिस ढंग से जो अजय मिश्र टेनी उसका उपनाम है, उनको मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरे के रूप में अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल किया था, अभी 1-2 महीने पहले ही की बात। लेकिन वो जो उनका वीडियो आपने देखा होगा, जब वो बता रहे हैं कि साहब मुझे 2 मिनट लगेगा, मैं ठीक कर दूंगा, और यहाँ के लोग बैठे हुए जानते हैं मेरे इतिहास के बारे में कि मैं सांसद और मंत्री बनने से पहले क्या था। तो मंत्री बनने से पहले क्या थे, ये तो बात मोदी जी को भी जानना चाहिए था कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे रहे हैं वो। और वीडियो आने के बाद तो अब फिर उनको 1 मिनट भी अपने मंत्रिपरिषद में रखने का कोई अधिकार मोदी जी को नहीं है। मोदी जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, पहला काम। खट्टर का जो आया है, मतलब आरएसएस का कोई एक प्रचारक अपनी शाखा में अगर इस तरह की बात करता है कि भाई मार के चले आओ, मुसलमानों को जला के चले आओ, किसानों को मार के चले आओ, उनका सर फोड़ दो, टिट फॉर टैट करो, मतलब जिस ढंग से वो समझा रहे हैं अपना, लोगों को कह रहे हैं, साहब पूछ रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है, अब जब समझाओ, तो कोई कहता टिट फॉर टैट, तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, छठे साठ्यम समाचारित की बात जो कर करके हिंदी में समझाओ। तो फिर कोई बोलता है जैसे हाँ जैसे को तैसे, ये इस ढंग से बात कर रहे हैं। ये किसी भी देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के शब्दों में अगर कहा जाए तो इससे शर्मनाक बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। तो मैं तो यही पहली बात तो कहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने कारिंदों को यह तो घोषित कर दीजिए कि हमारा जो लोकतंत्र है वो इन्हीं लोगों के जरिए चलेगा। तड़ीपार को हमने बना लिया गृह मंत्री, ये जो अपना बैकग्राउंड बता रहा है कि हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे, आकर के सब लोगों को ठीक कर देंगे, उसको आपने गृह राज्य मंत्री बना लिया। जो कह रहा है कि साहब छठे साठ्यम समाचारित, मतलब जो आप संविधान की शपथ लेकर के आते हैं भाई, राज्य का जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके सामने सब बराबर होते हैं और आप न्याय की भाषा बोलते हैं, और आप कह रहे हैं छठे साठ्यम समाचारित। तो ऐसे आदमी को सत्ता में या पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। ये मोदी जी को सोचना चाहिए, अमित शाह को सोचना चाहिए। पहली बात यह है। दूसरी बात, जो घटना हुई है आप देखिए, उसके पहले का हम पता नहीं आप लोगों ने दिखाया देखा कि नहीं, लेकिन जो उसकी घटना के थोड़ी देर पहले जब वो अजय मिश्र टेनी अपने काफिले के साथ निकल रहा है और लोग नारे लगा रहे हैं और काला झंडा दिखा रहे हैं, तो वो पहले तो ऐसे ऐसे करता है, फिर ऐसे अंगूठा लगा के ऐसे अंगूठा ऐसे दिखाता है, मतलब वो एक तरह से प्रोवोक कर रहा है।
कि देखो क्या कर लिया तुम लोगों ने। तो ऐसे लोग जो हैं, और उसके बाद ये घटना जो हो रही है, रौंद दिया जिस तरह से रौंदा है कार को। मतलब नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था पिछले दिनों, हमको याद है अच्छी तरह से, कि भाई मैं तो जब कार के सामने कोई पिल्ला अगर के मर जाता है तो उस पर बहुत दुखी हो जाता हूं। मोदी जी कहां हो आप? आपने अपनी आंखें कान सब बंद रखे हैं क्या? आपको इंटेलिजेंस का कोई इनपुट मिलता नहीं है क्या? टीवी चैनल तो खैर छोड़ दीजिए, आपके बिकाऊ हैं, वो तो उन्होंने नहीं दिखाया होगा। अखबारों में जो आपके पसंदीदा अखबार है, ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा अखबार अपने को कहता है हिंदी का, उसकी जो हेडलाइंस है, उसका मुख्य पृष्ठ है, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको ये मिला होगा ना कि आपके मंत्री की कार ने, आपके मंत्री के बेटे की कार ने 4 किसानों को रौंद डाला, और एक 5वां व्यक्ति जो पत्रकार है वहां का, वो भी भीड़ में था, वो भी साथ साथ किसानों के साथ साथ चल रहा था, उसको भी कार का धक्का लगा और नीचे जाकर के गिर के मर गया। वो एक और पत्रकार है जिसकी हालत बहुत गंभीर है, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि उसका क्या होगा भगवान जानता है। तो ये बातें क्या आप मोदी जी को पता नहीं लग रही हैं कि भाई ये हो रहा है? आप पिल्ले के मरने पर दुखी होते हैं, दुख जताने की बात करते हैं, और यहाँ 4 किसान रौंद कर मार दिए गए, आपके मंत्री के बेटे की कार से रौंद करके मार दिए गए, और जू नहीं रेंग रहा आपके कान पर, जू नहीं रेंग रहा, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला है। और योगी आदित्यनाथ कहता है अपने आप को, मैं अब उस ढंग से बात कर रहा हूं, मैं मठ का महंत हूं, फला हूं और ये हूं वो। जो बयान आया उनका देखा आपने? उस बयान में एक शब्द भी नहीं है जो मरे हुए लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति और संवेदना जताने का। चलो 4 किसान मारे गए, उसके अलावे भी 4 मारे गए, उनके प्रति भी देते आप संवेदनाएं। तो सबके लिए हमारी श्रद्धांजलि और संवेदनाएं, सहानुभूति उन 8-9 जितने लोग भी मारे गए हैं, मरे हैं, उन सबके प्रति होनी चाहिए, है मेरी। लेकिन मुख्यमंत्री जो राज्य का मुख्यमंत्री है, कि सिर्फ एक प्रशांत कुमार नाम का एडीजी जिसको आपने भेज दिया और कुछ पैसे की घोषणा करवा दी और नौकरी की बात करवा दी, हो गया काम? आपकी भूमिका सब समाप्त हो गई। गोरखपुर में आपके शहर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई, आपकी पुलिस ने हत्या की उसकी विधवा को भी आपने कुछ लाख रुपए दिलवा दिए, उसको नौकरी का आश्वासन दे दिया और बता दिया कि कानपुर में उसके केडीए में उसको नौकरी लग जाएगी। लेकिन मनीष गुप्ता के हत्यारे आज तक पकड़े गए क्या? क्यों नहीं पकड़े गए? कहां गायब हो गए वो? आपने कोई कार्रवाई की क्या? उनकी कुर्की जब्ती या कुछ भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या? या इसी तरह से जो यहाँ लखीमपुर खीरी का मामला है, ये अजय मिश्र टेनी नाम का जो जंतु है, जहां घूम रहा होगा, उसका बेटा कहां होगा? बेटा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था वहां, और कह रहा कि हमारा बेटा तो वहां था ही नहीं। जितने पत्रकार वहां पे हैं, जो सबकी जो रिपोर्टें छपी अखबारों में, सब यही लिख रहे हैं कि साहब वो गाड़ी में वही चला रहा, वही था साथ में, गाड़ी में बैठा हुआ था और उसकी गाड़ी ने रौंदा है। एक उसका जो ड्राइवर है जो घायल हुआ है वहां पे, उसका बयान आ रहा है कि हाँ साहब टेनी ने ही गाड़ी जबरदस्ती चलवाई थी, किसानों के ऊपर चलवाई थी। एक जो पुलिस का कांस्टेबल है, मैंने देखा एबीपी मांझा के, एबीपी गंगा जो है उनका चैनल जो है, उस चैनल पर दिखाया था कि वो कांस्टेबल कह रहा कि हाँ साहब हमने देखा था, गाड़ी में वही बैठे हुए थे, उन्हीं की गाड़ी ने रौंद दिया। ये सारे सबूत उसको झुठलाने की कोशिश हो रही है पूरा का पूरा, जिस ढंग का माहौल बनाया जा रहा है। और राजीव जी जो अभी प्रेम कुमार कह रहे थे, बात सही है, जो प्रक्रिया में जो हिंसा हुई है उसका भी हम समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन आपके इसी चैनल पे, हमारे इसी चैनल पे हम लगातार ये बातें करते रहे कि 10 महीने से आंदोलन चल रहा है मोदी जी, 10 महीने से किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात, तपती हुई धूप, कड़कती ठंड और मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए हम दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। 700 से अधिक किसान मर चुके हैं, जान दे चुके हैं, और आपके कान पे जूं नहीं रंग रही है। तो धैर्य और हताशा ये दोनों अगर मिल जाएगा तो मैं बार बार चेतावनी देता रहता हूं, और अभी भी मैं चेतावनी देने की बात कर रहा हूं मैं कि माफ कीजिएगा मोदी जी, क्योंकि आप आंदोलन तो आप लोग करते रहे हैं, लेकिन वो दूसरे ढंग का आंदोलन करते रहे हैं। मंडल आयोग के खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन करवाया था, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी तो आप लोगों ने करवाया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण का आंदोलन आप लोगों ने कराया था, जो आपने ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, उसके बावजूद तब सुप्रीम कोर्ट के कान पे जूं नहीं रोकता था। लेकिन इसी तरह से अगर चलता रहेगा, आप उनका माहौल बनाते रहेंगे और लोगों को कार से रौंदवाते रहेंगे, और किसानों में अगर हताशा बढ़ेगी, धैर्य का बांध अगर टूट गया, तो माफ कीजिएगा मोदी जी, फिर आपकी सेना और आपके पुलिस और आपके जवान इस लोकतंत्र की रक्षा नहीं करते। लोकतंत्र की रक्षा इस देश का किसान करेगा, किसान का बेटा जवान करेगा, छात्र करेगा, नौजवान करेगा। उनके धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, उनको हताशा की सीमाओं का उनका उल्लंघन मत करिए। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके
इस कानून को हमको मालूम है, अंदर चल रही है, अंदर खाने बातें चल रही हैं, ऊपर में बातें हो रही हैं सरकार में, साहब अब विधेयक को तो वापस लेना चाहते हैं लेकिन कोई फेस नहीं मिला है, कोई ना कोई एक बहाना तो चाहिए, कैसे होगा। तो अब इससे बड़ा बहाना और क्या हो सकता है साहब कि आपके एक मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को रौंद करके मार डाला। इसी तरह की घटनाएं अगर चाहते हैं देश भर में होती रहे तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो मत लीजिए गांधी का नाम, मत लीजिए लाल बहादुर शास्त्री का नाम, सीधे कहिए कि साहब हमारे अंदर हिटलर की आत्मा थी पहले से और आज फिर से आकर के वही बोल रही है, हमारी जबान पे वही कायम हो गया है, हम हिटलर के लोग हैं, हम फासिस्ट लोग हैं, हम उसी ढंग से इस लोकतंत्र का परिचालन करेंगे। ये अगर बात है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जी राजीव, बिल्कुल, अगर जो भी है सामने लाइए, कुछ और बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और जनता जो है वो भुगतती है। आखिर आज जो लोग मारे गए और इतने इस पिछले 10 महीने में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, आखिर उनके परिवार के लोग भी हैं और उनके ऊपर क्या गुजरती होगी इस पूरे घटनाक्रम के तहत आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। सीधे आना चाहूंगा दुष्यंत नागर जी आपके पास, क्या कुछ कहेंगे? और खासकर अब तो ये कहा जा रहा है कि सुलह मशविरा जो करना था सब कुछ हो चुका है और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 45 लाख रुपए की घोषणा हो गई है, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 10 लाख रुपए, सरकारी नौकरी की बात, तमाम चीजें। लेकिन इसमें एक बात समझ में नहीं आई दुष्यंत नागर जी कि इसकी घोषणा सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। एक पुलिस अधिकारी जो है वो घोषणा कर रहा है, हालांकि वहां राकेश टिकैत जी भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने आपके जोड़ने से पहले वो सारे विजुअल्स दिखाए हैं, लेकिन चलिए शायद अंदर खाने में बात चल रही हो, नोटिफिकेशन भी आ जाए, सब हो जाए। लेकिन सवाल यहां ये है कि आप लोगों के ऊपर लगातार अलग अलग ढंग से हमले हो रहे हैं, आप लोग अपने आंदोलन को जिस भी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस दिशा में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन साथ साथ आपके ऊपर जो तमगे धीरे धीरे फिक्स किए जा रहे हैं उसमें से एक तमगा कल था कि वहां खालिस्तानी लोग आ गए थे और उन लोगों का ये बहुत तेजी से ये बात फैली। कल माफ करें, जो बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहते हैं अपने आप को, उन लोगों ने आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनकी खबर तो खूब चलाते रहे, लेकिन किसानों के ऊपर जितनी घटनाएं घटी, लखीमपुर खीरी की खबर नहीं चल रही थी। लेकिन तब ये खबर आई बिल्कुल प्री प्लान्ड वे में, जब ये बताने की कोशिश हुई कि वहां कुछ झंडे दिखे हैं, कुछ टी शर्ट्स पहने हुए लोग दिखे हैं जो लोग खालिस्तानी समर्थक माने जा सकते हैं, लेकिन वो सारे विजुअल्स नहीं दिखाए गए। खैर, ये एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो अलग है जो आपके सामने रख रहा हूं। सवाल आपके सामने यही है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब किसान आंदोलन और उसके बाद खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, दबाव भी होगा आप लोगों के ऊपर। अब कहां, क्या और कैसे आप लोग अपने इस आंदोलन को लेकर जाने की दिशा में हैं? देखिए, धन्यवाद, आपने पहले तो मुझे अवसर दिया। बहुत अच्छा सर ने बोला, सीनियर हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, एक एक बात को बारीकी से रखा। देखिए, हमारा आंदोलन तो गांधीवादी तरीके से चल रहा है और ये असहयोग आंदोलन है। ये चलता रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहता हूं, ये कानून क्यों है, क्यों सरकार पीछे नहीं हट रही। तो 30 करोड़ उपभोक्ता है भारतवर्ष के अंदर, 30 करोड़ परिवार हैं जो रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनको सर्विस प्रोवाइड कराने वाले 3 से 5 करोड़ के बीच में दुकानदार हैं। उस पूरे बिजनेस के ऊपर, उस पूरे धंधे के ऊपर नियंत्रण करने की 2-3 लोगों का प्रयास है। उन्होंने अपने हिसाब से पहले भंडारण क्षमता बनाई, ये सालों से इंटरिंग चल रही थी। भंडार गृहों का अधिग्रहण किया, एफसीआई को बर्बाद किया एक नीति के तहत, एक सुनियोजित तरीके से, और उसके बाद इन्होंने विदेशी निवेश लेने के बाद में ये पूरा एम्पायर खड़ा किया। अब किसानों के हित जब प्रभावित हुए तो किसान इस पूरे आंदोलन पे सड़क पे आया। आज आप देखिए, जब किसान अपनी फसल को बेचता है, मैं कल की बात करूंगा, आज हमारी कपास मार्केट में आई हुई है, कपास का एमएसपी 5400 रुपए से अधिक है, लेकिन 2500 रुपए में बेचने के लिए किसान मजबूर है। कॉटन बाय प्रोडक्ट है कपास का और खाने का तेल,
आप ये बताइए कि 2500 रुपए क्विंटल में, 25 रुपए किलो में बेचने के बाद में आप उसका अगर 1/3 भी उसमें से ऑयल निकलता है और भी आप चौथाई भी लगा लीजिए, तो क्या आज 100 रुपया लीटर कोई खाने का तेल मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं। कपड़े की आप कीमत लगा लीजिए, कपड़े में क्या रेट में आज देश के अंदर कपड़ा मौजूद है। दूसरी चीज की हम बात करेंगे, आप इन कानूनों के बनने से पहले, कानूनों के आने से पहले देश में 70 साल में सरसों के तेल की कीमत 90 से 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से थी। आज 1.5 साल में वो कीमत दोगुनी से अधिक हो गई, 210, 220 रुपया आज है। तो साहब, एक तो आतंकवाद वो है जो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाता है, और एक मैं उसे आतंकवाद ही कहूंगा कि मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जान के साथ खेला जाता है। यह भी आर्थिक आतंकवाद है। देश में आर्थिक आतंकवाद ना पनपे, देश में असमानता ना हो, खाद्य पदार्थों के ऊपर व्यक्ति विशेष का, किसी ग्रुप विशेष का, पूंजीवादी विशेष का नियंत्रण ना हो, हम ये सब इसी के लिए पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोई इसमें अलग अलग तरीके की लोग बात करते हैं कि ये किसान किसी राजनीतिक दल के इन्फ्लुएंस में है, किसी राजनीतिक नेता के द्वारा प्रायोजित है। 10 महीना हो गया, ओले पड़े, बारिश पड़ी, बारिशों में टेंट बह गए, बारिश के दौरान सांप बिच्छू आए, आंधी में टेंट टूट गए, हमारे 700 के आसपास किसानों के साथी सहयोगियों की मौत हो चुकी है। तो ये आंदोलन में अगर सच्चाई नहीं होती, इस आंदोलन में अगर दर्द नहीं होता, तो आंदोलन कब का उखड़ चुका होता। जब आंधी और तूफान में टेंट टुकड़े थे तभी लोग घर चले जाते। लोगों को पता है घर जाके क्या करेंगे। काम तो जो किसानी का काम है उसको करने का तो कोई फायदा है नहीं, अब वो तो लगातार घाटे में होता जा रहा है। जो लोन है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में सरकार ने अब एक बैड लोन बैंक बना दिया है कि जो किसान की प्रॉपर्टियां मॉर्गेज हैं, जिनके ऊपर उसने लोन लिया है, अब उसको एनपीए होने के बाद में दूसरा एक बैंक होगा, वो खरीद लेगा। तो किसान की तो जमीन भी जानी है, चाहे वो नीलाम होगी, चाहे उसमें पूंजीपतियों का कब्जा, नियंत्रण हो जाएगा, किसान मजबूर होकर बेचेगा। तो वो आंदोलन तो इसलिए कर रहा है साहब, आपके मैंने सवाल का जवाब दिया कि आज जीवन का, किसान के अस्तित्व का, उपभोक्ताओं के हितों की, ये सारी चीजें मिल गई हैं, एक साथ इकट्ठी हो गई। अब किसान इसलिए है, अब जो इसका हमारा तो आंदोलन ये शांतिपूर्वक अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन है। इसको कोई चाहे खालिस्तान से जोड़े, इसको कांग्रेस से जोड़े, इसको किसी अन्य राजनीतिक दल से जोड़ सकते हैं। ताकतवर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, मीडिया पे उनका नियंत्रण है, सरकारी हलकों में उनकी तूती बोलती है। हम तो निरीह लोग हैं, कमजोर लोग हैं। किसान तो अपने बच्चों की फीस देने में भी आज सक्षम नहीं है, किसान तो अपने लोन की किस्त देने में भी सक्षम नहीं है। किसान चारों तरफ से दबा हुआ है। लेकिन हम इस भारतवर्ष की जनता के, महान जनता के सामने आपके जैसे निष्पक्ष मीडिया के माध्यम से ये अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। क्या इन लोगों को सत्ता में लाना, वोट देकर सत्ता में इनको सुपुर्द करना, देश में परिवर्तन की बात 2013 में आदरणीय मोदी साहब ने कही कि इनको अवसर देना हमारी गलती है, तो उसकी सजा क्या है वो हमें निश्चित कर दी जाए, लेकिन हमारे अस्तित्व से संकट हटा दिया जाए। इतनी सी बात है साहब। हम हर अपमान सहते हुए भी, हर प्रताड़ना सहते हुए भी, आरोप प्रत्यारोप सहते हुए भी, हमारे नेताओं पर लांछन लगाते हुए भी हमने धैर्य नहीं खोया। हद तब हो गई जब गाड़ियों से कुचला जाने लगा। अब किसान जाए तो जाए कहां, किसान करे तो करे क्या। किसान के सामने आज कोई विकल्प नहीं है। सर राजीव जी, ये बड़ी दुखद परिस्थिति है। आपने मौका दिया, मैंने अपनी बात कही, वरना हमें कोई इतनी देर बोलने नहीं देता। टीवी पे बुलाते हैं सिर्फ विंडो में बिठाने के लिए, जैसे ही बोलने लगते हैं तुरंत आवाज बंद कर दी जाती। तो सर मैं और क्या कहूं, कम शब्दों में मैंने अपनी बात को आपके समक्ष रख दिया।
जी दुष्यंत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जाए तो कहां जाए किसान, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रेम कुमार जी आपके पास, क्या आखिर जाए तो कहां जाए किसान, ये एक सवाल दुष्यंत जी के सामने है, दुष्यंत जी ने उठाया है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वाजिब सवाल है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आने वाले समय में जो चुनाव है और इसमें जिस प्रकार विपक्षी एकता दिखाई दी, एक तरफ प्रियंका गांधी को हमने देखा, संजय सिंह को, अखिलेश यादव को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आना चाहते थे दिल्ली तक, दिल्ली से वापस लौट गए, मतलब दिल्ली से लखनऊ नहीं आ पाए। उसके अलावा पंजाब के उप मुख्यमंत्री रंधावा आना चाहते थे, उनको नहीं आने दिया गया। ये सारे फरमान हम लोगों ने देख लिए। बहुत सारी चीजें, घटनाक्रम इतनी तेजी से पिछले 24-25 घंटे में जो हमने देखा है, उसके बाद आखिर अब उत्तर प्रदेश को कहां आप पा रहे हैं, योगी सरकार खासकर कहां दिखाई देती है। और अभी तक बातें बहुत होती रही हैं प्रेम कुमार जी, लेकिन अब पूरा का पूरा मामला जो है एक बिल्कुल उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे मसले पे किसान आंदोलन को आप कहां देखेंगे? देखिए राजीव जी, इस घटना को लोग कहते हैं हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं, क्या ये एक व्यक्तिगत विद्वेष का परिणाम है कि कोई किसी की हत्या करना चाहता था और उसने हत्या कर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कर दीजिए और बात खत्म, और मरने वाले को कंपनसेट कर दीजिए मुआवजे की रकम से ताकि आवाज ना हो, आवाज खत्म। क्या मुआवजा दे देने के बाद मृतक के परिजनों को ये बात खत्म हो जाती है या खत्म हो जानी चाहिए? मैं ये कहता हूं कि ये मामला कतई सीधे तौर पर हत्या का नहीं है, यानी सिर्फ क्रिमिनल मामला है, नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। हत्या तो है, इसको कोई नहीं इनकार करता, लेकिन ये सिर्फ क्रिमिनल मामला नहीं है। आंदोलनकारियों के साथ लगाव, आंदोलन से जुड़े हुए जो लाखों किसान हैं, उनके साथ जो प्यार, सम्मान, सद्भाव सरकार का होना चाहिए, वो नहीं है। और पिछले दौर में दोहराने की जरूरत नहीं है कि उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते रहे। अब भी आप प्रतिक्रिया पूछते हैं तो शासक वर्ग की प्रतिक्रिया उनसे नफरत वाली होती है। जब हम किसानों के साथ नफरत करेंगे तो हम उनसे बातचीत क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये जनता बनाम शासक का सबसे खराब रूप है। इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता कि अपनी ही जनता को, जिनके वोट से चुनी हुई सरकार है, वो अपना मानने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है। और हमें मुआवजे को देख करके मैं बहुत गंभीर हूं कि क्या मुआवजा मिल जाने के बाद ये मामला खत्म है? ये है एक और संलग्न चिंता है। थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि मुआवजा 2 करोड़ कर दीजिए आप, तो 2 करोड़ मुआवजे का क्या परिणाम होगा? ये जो किसान हैं, ये किसान क्या संतुष्ट होकर घर बैठ जाए? आपने क्या रिश्वत दे दी मुआवजा के नाम पर? क्या मुआवजा को रिश्वत बनाने की कोशिश की जा रही है कि आंदोलन की आवाज को खत्म किया जाए? ये एक छोटे मामले पर या ट्रेडिशनल वे में इसको निपटाया जा रहा है। ये ट्रेडिशनल वे में निपटने का समय नहीं है। ये आंदोलन भी नए स्वरूप में है और उसका दमन करने का तरीका भी नए स्वरूप में सामने आ रहा है। ये सिर्फ मुआवजा लेने भर का, दिलाने भर का मामला नहीं है। राजनीतिक प्रतिक्रिया और चुनाव से भी आपने जोड़ा है। देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया और चुनाव तो बाद में आएंगे, जब राजनीतिक दल इस दौरान किस रूप में अपने आप को सामने पेश करते हैं। क्या अखिलेश यादव जी धरना देकर बैठ गए तो बात खत्म हो गई? क्या प्रियंका गांधी जी अनशन पर बैठ गई, भूख हड़ताल कर गई तो बात खत्म हो गई? इसको कहां तक वो ले जाते हैं? जनता से सहानुभूति आपकी कितनी है? जनता के साथ, किसानों के साथ आप कितना जुड़े रहते हैं? ये बात तय करेगी कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए पूरे परिदृश्य में क्या हवा बनती है, क्या फिजा बनती है। फिलहाल तो इधर या उधर में बटे हैं, कोई उसको दोषी मान रहा है, कोई उसको दोषी ठहरा रहा है। इस कुचक्र में जो मूल बात है, उस बात को दबाने की कोशिश हो रही है। ये जिम्मेदारी विपक्ष की ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल क्लास की ज्यादा है। जो विपक्ष जो कि आज बिखरा हुआ है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो कि आज बटा हुआ है, उनको समझना पड़ेगा कि आज अगर नागरिक अधिकार के लिए हम नहीं बोलते हैं,
हम खड़े नहीं होते हैं, हम अपनी जुबान बंद रखते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए। हो सकता है कि आपकी डिबेट में बोलते हुए भी इसका नतीजा हो कि हमें उठा लिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। तो क्या हम डिबेट में बोलना बंद कर देंगे? हम ट्वीट करते हैं तो हम पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है, तो क्या हम ट्वीट करना बंद कर देंगे? एक तरफ इसी ट्विटर पर तरह तरह की चीजें चलती है, नफरत फैलाने वाली, कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन कोई पत्रकार कुछ कर दे तो उस पर एक्शन हो जाता है। पत्रकार ये जो बांट दिया है, मेरा पत्रकार तुम्हारा पत्रकार, या हमारा इंटेलेक्चुअल तुम्हारा इंटेलेक्चुअल, हमारे किसान तुम्हारे किसान, ये जो देश को जो बांट दिया गया है ये बहुत खतरनाक है। यही कारण है कि आज देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आम जनता में भी ऐसे वर्ग बन चुके हैं जो किसानों को वाकई देश का दुश्मन भी समझने लगे हैं। चूंकि मीडिया का जो एक प्रभाव होता है, जो शासकीय सत्ता का जो प्रभाव होता है, उसके असर में वो लोग हैं। जो व्हाट्सएप के वजह से जो एक एनवायरमेंट बना है, उसके असर में वो लोग हैं। सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस क्लास को उठानी है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्लास हो, मीडिया हो या विपक्ष हो, उसको सेक्रीफाइस करने का ये वक्त है। अब सेक्रीफाइस से बचा नहीं जा सकता है, ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल सेक्रीफाइस से बचा नहीं जा सकता है, और ये जो मेरा तेरा में बांटा गया है ये समझना होगा। अमलेंदु जी आपके पास, और दोस्तों थोड़ा सा आपसे वक्त चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम को 15 मिनट और बढ़ा रहा हूं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और इस चर्चा में हम जो बातें कर रहे हैं इसका पॉलिटिकल वैल्यू क्या है और इसके इन्स और आउट्स, इफ एंड बट समझने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कि किसानों का आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार क्या सोचती है, और साथ साथ लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ है वो घटना क्या सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत रची गई थी, और क्या वहां से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर जो कार्यक्रम हुआ और 2-3 दिन पहले गृह मंत्री ने जो बयान दिया, भड़काऊ भाषण दिया, उसका क्या असर पड़ा, ये सब समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, और सवाल यहां है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं अब उसके बाद कि मामला जो है 24 घंटे में ही ठंडा पड़ गया, और ठंडा पड़ते ही जो विपक्ष का दांव था वो भी ठंडा पड़ गया। ये एक अलग तरह का डायलॉग, एक अलग तरह की खबर प्रसारित की जा रही है अलग अलग मीडिया चैनलों के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे? क्या ये विपक्ष का दांव था कुछ जो ठंडा पड़ गया और यहाँ विपक्ष कमजोर पड़ गया? देखिए राजीव जी, अगर इस भरपूर मीडिया की बात ये मान ली जाए, ये विपक्ष का दांव था और विपक्ष का दांव ठंडा पड़ गया, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि फिर ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के बल नेताओं की साजिश। अगर ये बात सही है कि विपक्ष का दांव, तो विपक्ष का दांव तो बाद में, जो प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री का भाषण सामने आ रहा है, उसके बाद ये सूचना भी आ रही है कि जो स्थानीय इंटेलिजेंस थी उसने उप मुख्यमंत्री को ये सूचना दी थी कि अगर आप वहां जाएंगे तो वहां शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री जो थे वो वहां गए। तो अगर ये सब बातें सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बातें सही है कि नहीं है, क्योंकि ये सब बातें मीडिया में आ रही है और सोशल मीडिया पे आ रही है, तो इसलिए मेरे पास उनका कोई आधार नहीं है। तो जो लेकिन है, अगर उनको ही सबको देखा जाए, और मुझे लगता है कि ये अगर जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी कराई जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज की हो या हाई कोर्ट का जजों का पैनल हो, उनकी निगरानी में कराई जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इस मामले में एक गृह राज्य मंत्री का नाम जो जुड़ा हुआ है, उनपे FIR भी मतलब है, मीडिया में खबरें आ रही है कि उनके ऊपर FIR भी है। तो इसलिए ये मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये वास्तव में ऐसा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खट्टर बोले, जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी बोले, अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन काम करते हैं, सुनने में आया है कि खट्टर जी थोड़े दिन पहले ही जो मिल करके लौटे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये क्रोमोलॉजी है, ये इस क्रोमोलॉजी को भी समझने की जो है वो जरूर आन पड़ी है कि आगे इसके पीछे क्रोमोलॉजी क्या है। इधर मीडिया में खबरें आती रहती है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, योगी आदित्यनाथ को जो है वो कुछ सेंटिमेंट करने की भी शायद कुछ चल रहा है, और गुजरात में जो कुछ किया गया सारे बल्ब होल्डर बदल डाले गए, तो यहाँ भी थे वो सारे हेलोजन बल्ब बदल डालने की जो है कुछ चीजें थी, योगी आदित्यनाथ अड़ गए, यहाँ तो हम जो कुछ भी नहीं बदलने देंगे, और बदलेंगे तो अपनी मर्जी से बदलेंगे। तो ये जो चीजें मीडिया में आ रही है, क्योंकि मीडिया में ये सब चीजें आ रही है, कयास है, भैया सही है नहीं है
इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीजें सामने आती है उसका एक एनालिसिस है। तो अगर ऐसा है जैसा कि मीडिया हमारा कह रहा है, और सारी बातें मीडिया ही कह रहा है, वो भी वही कि विपक्ष का दाव उल्टा पड़ गया। तो अगर विपक्ष का दाव उल्टा पड़ गया तो उस मीडिया की बात मान लेनी चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ के बीच चूंकि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए लखनऊ को जो डिस्टर्ब करने के लिए दिल्ली की तरफ से ऐसा कुछ किया गया क्या? ये उनकी बातों का जवाब है। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसी चीजें होंगी नहीं, और अगर है ऐसी चीजें, मैं फिर कहूंगा कि जो भी हो, चाहे ये स्पॉन्टेनियस घटना रही हो, एकदम से हो गई हो, चाहे जो है ये प्रायोजित रही हो, चाहे इसके पीछे गृह राज्य मंत्री जो है उनका बयान रहा हो, चाहे किसानों का जो है वो उतावलापन रहा हो, जो भी रहा हो, दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में या हाई कोर्ट के जजों के पैनल की निगरानी में इसकी जांच होगी, तभी जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है उनको ये बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि वो कानून व्यवस्था के मामले में बड़े सख्त रहते हैं। बार बार कहते हैं कि सारे गुंडे यहाँ से जो है वो छोड़ के चले गए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, उनका ये दावा रहता है, और कहते हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ है। तब ये दंगे की श्रेणी में है कि नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता है कि नहीं है, ये सरकार तय करती है कि दंगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये क्या था जो हुआ लखीमपुर खीरी में, अब ये सरकार तय करेगी कि ये क्या था, दंगा हिंसा थी, किसानों को रोंदा गया, तो ये हत्या थी, क्या था, राजनीतिक षड्यंत्र था, जो भी था ये सरकार को तय करना है, और सरकार तभी तय कर पाएगी मुझे लगता है जब तक कि कोई इसकी जांच ना हो। तो अभी तक जो बातें हैं वो हवा में है, तो ये इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए, और विपक्ष का दाव हो गया या सरकार का दाव हो गया। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से गुजरात की सरकार को निपटाया है बहुत तेजी के साथ, और विपक्षी लोगों को जिस तरीके से वहां जाने से रोका, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है, जो कि ये इशारा दे रही है कि योगी आदित्यनाथ जो इस मसले की गंभीरता को अच्छी तरीके से समझ गए कि अगर ये 2 घंटा भी अगर ये आंदोलन इस तरीके से बढ़ गया, और जिस तरीके से कॉल हुई कि पूरे देश जो है वो जिलाधिकारी के कार्य में जाकर के प्रदर्शन हुए, जी आपकी आवाज है वो, लेकिन सीधा जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। और इसमें एक मामला जो उनके बेटे का, अजय मिश्र टेनी के बेटे का जो है आशीष का जो आता है, और वो उसका कहना है कि मैं उस गाड़ी में नहीं था, गाड़ी में रहे न रहे, गाड़ी तो उनकी थी, और उसके बाद क्या ये सिर्फ कह देने मात्र से कि मैं नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी खबर ये भी आ रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसी खबर राकेश टिकैत ने दी है, वो देख रहा था मैं, कुछ मीडिया चैनलों में ऐसी खबर भी प्रसारित हो रही है। ओवरऑल समझना चाहूंगा थोड़ा सा जो इसका कानूनी पहलू है, और उसमें जो सरकारी तंत्र है, और ये पूरे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल भी रहा था कि ऐलान जो है वो एक पुलिस ऑफिसर आकर के किसानों के बीच कर रहा है। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, जिसमें सीधा का सीधा आरोप गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर है, और वो अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ किसान जो हैं वो जिस ढंग से उद्वेलित हैं, नाराज हैं, और आगे आंदोलन करने के लिए अब कह भी रहे हैं कि महापंचायतें अभी और हम करेंगे आने वाले समय में। इन सबको लेते हुए अब क्या एक उग्र प्रदर्शन या ये किसान आंदोलन जो है ये गांधीवादी तरीके से एक दूसरे तरीके में जाते हुए, या जैसा सरकार चाहती थी कि यहाँ पर ऐसे दंगा फसाद हो ताकि इनके ऊपर एफआईआर केसेस दर्ज हों, और इस किसान आंदोलन को एक जो तरीका होता है हटवाने का, तोड़वाने का, वो खत्म करवाने का, वो उस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। एक लंबा अनुभव है आपको, इसलिए ये सवाल आपके ऊपर रख रहा हूं मैं कि क्या देखते हैं। नहीं देखिए, एक तो एक सुनियोजित साजिश तो जरूर है। सुनियोजित साजिश ये है कि देखिए केंद्र सरकार बहुत दिनों से परेशान है कि आखिर में इसको हम ना उसको निगल पा रही है ना उगल पा रही है किसान आंदोलन को। तो अब उसके दिमाग में जरूर कहीं ना कहीं से एक जो खुराफात सूझ रही होगी कि साहब कुछ ऐसा प्रोवोकेशन पॉइंट बनना चाहिए जिससे किसान जो है वो जो उग्र हो जाए और उनका आंदोलन जो है वो हिंसक हो जाए। क्योंकि पूरी दुनिया में आज जो बात हो रही है कि साहब ये पूरा आंदोलन जो है 10 महीनों से चल रहा है, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक है। तमाम प्रोवोकेशंस हुए दिल्ली के सीमाओं पे चारों तरफ से, लेकिन कभी भी किसानों ने कोई उत्तेजना नहीं दिखाई और धैर्य के साथ अपना आंदोलन अपने ढंग से चलाते रहे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मैं कि जो टेनी नाम का प्राणी है, जब मंत्री बनने के बाद इसने जो बयान दिया वो इसी सूझ बूझ के दिया, ये सोच विचार करके दिया
ये सुविचारित बयान था उसका कि हम चाहेंगे तो 2 मिनट में सब सुलटा लेंगे, खत्म हो जाएगा और हमारा जो इतिहास है अब जाकर के हमको जानकारी हमारे बारे में कर लेना, तो क्या बलिया से लेकर लखीमपुर कहीं दिखाई नहीं देंगे लोग। ये जो उसका बयान आ रहा है, उसके बाद उसी दिन जब किसानों ने तो पहले कह दिया था कि भाई जब प्रोग्राम वहां हो रहा था और केशव मौर्य आने वाले थे, उप मुख्यमंत्री भी आने वाले थे, तो किसानों ने कह दिया था कि हम उनको काला झंडा दिखाएंगे उनके इस बयान के खिलाफ। ये जग जाहिर सी बात थी, इसमें तो कुछ नहीं था। फिर जब काला झंडा दिखा रहे हैं लोग और वो जो अजय मिश्र टेनी मिश्रा जो है आ रहा है अपनी कारों के काफिले के साथ और जो हाथ हिला करके ऐसे ऐसे कर रहा है और फिर जो है वो ऐसे अंगूठा दिखा करके ये कर रहा है, तो इसका मतलब तो प्रोवोकेशन था ना, प्रोवोक करने की बात थी ना, ताकि लोग किसान उत्तेजित हो जाए। उसके बाद भी जब नहीं कुछ हो रहा है तो उसका बेटा आता है गाड़ी में और गाड़ी को रौंदते हुए जा रहा है। देखिए ये भी बात मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि आशीष मिश्रा का बयान बार बार आ रहा है और पुलिस और अजय मिश्र भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारा बेटा तो वहां मौके पे था नहीं, वो तो दंगल में था और कहां बैठा हुआ था। लेकिन राजीव जी, जितनी अखबारों की रिपोर्ट थी, मैं दावे से कर रहा हूं कि जितने अखबारों की रिपोर्ट हमने कल से लेकर के आज तक देखी है सोशल साइट्स पे या जहां पर, सबने लिखा है कि अजय मिश्र उस कार में थे। उनके ड्राइवर ने कहा है कि अजय मिश्र उस गाड़ी में थे, उनके कहने पे ही गाड़ी चलाई। वहां का कांस्टेबल जो है, एक टीवी चैनल, मैंने अभी नाम भी लिया था उसका, टीवी चैनल से बातचीत में वो कांस्टेबल कह रहा कि हाँ साहब बिल्कुल वो थे, उस गाड़ी में थे जिस गाड़ी ने रौंदा। तो अब ये बचाने की कोशिश में इस तरह की बातें होंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो पुलिस के अफसर, जिस तरह से आपने कहा ना कि भाई ये सरकार का काम होगा, प्रशासन से कोई आना चाहिए, उसकी बात नहीं है। ये पुलिस का जो ये इनका हरकारा है मुख्यमंत्री जी का, आप इसकी क्रेडेंशियल जरा देख लीजिए। हाथरस में जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, दलित बच्ची के साथ, और उसको जला दिया गया था उसके घर परिवार के बिना ये सहमति लिए हुए, तो इसी सज्जन ने कहा था कि हाथरस में बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ, और उसके बाद फिर प्रूव हो गया, साबित हो गया, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट और सब कुछ जो भी रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट से साबित हो गया कि बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। तो ये वही सज्जन है ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक जो योगी जी की जो नई परिपाटी चली है योगी सरकार की, कि कोई भी घटना, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, उसमें कुछ पैसा मुआवजा दे दो, नौकरी का आश्वासन दे दो और मामले को शांत रफा दफा कर लो। भाई अभी भी कह रहा हूं कि गोरखपुर में मनीष गुप्ता के हत्यारे पुलिस का अफसर जो है, उनके सजाती जो अफसर है, वो आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया? पुलिस को अपने लोगों के बारे में पता नहीं होता कि उनका मूवमेंट क्या है, कहाँ है? तो क्या समझौते में ये भी था क्या, मीनाक्षी गुप्ता से जो आप लोगों ने समझौता किया उसमें ये भी शामिल था क्या कि नहीं वो पति के हत्यारों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, मुझे पैसा मिल गया, मुझे नौकरी मिल गया, वो मामला खत्म हो गया? या यही बात जो है लखीमपुर खीरी में कि केंद्र सरकार को, उसके इंटेलिजेंस को क्या ये नहीं मालूम कि उसका मंत्री कहां पे है, या उसके मंत्री का बेटा कहां घूम रहा है? वो मोबाइल सर्विलेंस में नहीं आ सकता है? एक बार बुला करके उससे पूछना चाहिए कि नहीं। कोई भी चोर कहता है क्या कि हाँ जी मैंने चोरी की है, वो बार बार यही कहेगा मैं तो साहब उस दिन मौका ही पे नहीं था। हम लोग बचपन में देखते थे साहब, होता था कि कोई क्रिमिनल जो है किसी मर्डर कर दिया, कोई डकैती में शामिल हो गया और पता लगा कि उसका वकील जो है सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं साहब तो उस दिन वो हॉस्पिटल में थे, इलाज करवा रहे, जबकि मौके से पकड़ा गया है। तो अब इस तरह की चीजें जो उस समय होती थी, अभी भी वही परिपाटी पुलिस जो है चला रही है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मीडिया जो कह रहा है, जैसे आप कह रहे थे कि विपक्ष का दाव उल्टा पड़ गया, विपक्ष का दाव क्या था? कम से कम मीडिया के लोगों को यही तो बता देना चाहिए कि विपक्ष का कोई दाव था भी क्या। विपक्ष तो चूंकि इतनी बड़ी बर्बर घटना हो गई थी, लोकतंत्र के नाम पे इतनी बड़ी शर्मनाक घटना हो गई थी, भाई कार से कुचल करके मार डालना, ये तो हमको लगता है कि शायद हम अतीत में हमने तो कभी इस तरह की कोई घटना सुनी नहीं थी। ऐसी कोई बात हो गई हो, ऐसी कोई घटना हो गई हो कि जब किसी मंत्री या उसके बेटे की कार से लोगों को रौंद दिया जा रहा हो, आंदोलनकारी या विरोध प्रदर्शन कर। देखिए मैं बताऊंगा आपसे, इतिहास की बात है, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आई थी बयान देने के लिए। हम लोगों ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट के गेट के सामने काला कुर्ता पहन के प्रदर्शन किया था। गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तार करके हम लोगों को थाने में रखा था, जेल भी भेजा गया था, ये बात हुई थी, वो ठीक है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां उस ढंग की धारा लगी होगी तो कार्यवाही है। लेकिन कार से कुचल देना, मतलब इंदिरा गांधी के सामने उस समय भी उनके साथ तो सिक्योरिटी का बड़ा लवाजमा रहता ही हुआ, प्रधानमंत्री थी वो, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था।
कितने बार प्रदर्शन करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए, काले झंडे दिखाते हुए हम लोगों ने आंदोलन किए थे, सारे किए थे। लेकिन आज जिस तरह से कोई काला झंडा दिखाना या विरोध प्रदर्शन करना, मतलब उसको डील करेंगे आप कार से कुचल करके, गाड़ी से कुचल करके आप डील करेंगे, इससे बड़ी शर्म की बात हो क्या होगी। और दूसरा जैसे बात हो, जैसे मैंने कहा ना कि भाई विपक्ष का तो कोई दाव था ही नहीं। विपक्ष तो ठीक है, चूंकि सहानुभूति में या लोगों से जो मारे गए किसान हैं उनसे मिलते, जाकर के बात करते, चले जाते, मिल करके आ जाते, तो क्या हो जाता था, कौन सी बड़ी बात हो जाती, एक दो उनका भी फोटो सेशन हो जाता और उसके अलावा तो कुछ होता नहीं। क्या करते हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक जरूर मैं कहूंगा, दुष्यंत नागर जी बैठे हैं, उनकी बातें अच्छी लग रही थी, काफी सूझबूझ वाले हैं। अपोजिशन के लोगों से भी, जैसे बार बार इस चैनल पर हमने कई बार कहा है अपने, कि अपोजिशन ने आज तक किसान आंदोलन का समर्थन तो किया है, लेकिन कभी भी इस बात की घोषणा नहीं की है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हम इन कृषि कानूनों को वापस लेके रद्द कर देंगे। एक बात कहने में आपको शर्म क्यों होती, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी दल हो, किसी भी दल के लोग हों, उनको ये खुलकर कहना चाहिए था कि अगर हम मानते हैं कि जन विरोधी कानून है ये, किसान विरोधी कानून है ये, तो इसको वापस होना चाहिए। तो हम जब आएंगे तो हम तो तुरंत वापस करेंगे। किसानों की बेहतरी के लिए और कुछ अच्छे कानून ला सकते हैं हम, उनको फायदा कैसे हो, एमएसपी की गारंटी कैसे हो, एमएसपी पे फसलों की खरीद की को इंश्योर कैसे किया जाए, इस तरह का हम कुछ लाएंगे, करेंगे। तो अभी तक विपक्ष जो है वो तो नहीं कर रहा, उसको ये बात जरूर घोषित करना चाहिए और ये किसान आंदोलन को एक शर्त लगाना चाहिए कि उनके साथ जब भी कोई भी बात हो, विपक्ष के लोगों से भी बात हो, अब हमारे लिए, क्योंकि चाहे देखिए हम तो यहाँ बैठे हुए हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, हमारे लिए चाहे मोदी जी हो, चूंकि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का मिनिस्टर है, वो गाड़ी से रौंद रहा है, इसलिए हमारी बातें थोड़ा कड़वी निकल जाती हैं मुंह से। लेकिन हम विपक्ष के लोगों को भी उसी निगाह से देखते हैं, अगर उनकी भी गलतियां होती हैं तो उनके बारे में भी है। हम तो कबीर वाले लोग हैं ना, कि कबीरा खड़ा बाजार में, ना काहू सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो हमारे लिए तो भैया सब कुछ बराबर है। लेकिन अगर हमारा किसान इस तरह से गाड़ियों से रौंदा जाता रहेगा तो मोदी जी और योगी जी माफ कीजिएगा, किसान मर सकता है, लेकिन किसान आंदोलन मरने वाला नहीं है, लोकतंत्र मरने वाला नहीं है। क्योंकि अभी भी देश को, दुनिया अभी गांधी को ही मानती है, गोडसे और सावरकर को नहीं मानती है, हेडगेवार को नहीं मानती है, गोलवलकर को नहीं मानती है, जो अंग्रेजों की मुखबिरी दलाली का पाठ पढ़ाते थे। तो गांधी को मानने वाले लोग इस देश में कभी भी लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे, आंदोलनों को मरने नहीं देंगे। आप गाड़ियों से रौंदवा दो, आप गोलियों से भुनवा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन कभी भी इस दुनिया में हिटलर सफल नहीं रहा है। हिटलर को भी आत्महत्या करनी पड़ी। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत नागर जी, भट्टा पारसौल से लेकर के इस किसान आंदोलन तक तमाम घटनाक्रम को बहुत नजदीक से आप देखते रहे हैं, लंबा अनुभव है आंदोलनों का, और उसमें ये जो आंदोलन जिस रूप में, जिस दिशा में जा रहा है, उसमें विपक्ष की भूमिका थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा कि जैसा अभी कह भी रहे थे जयशंकर जी, बहुत वाजिब सवाल कर रहे हैं कि आखिर विपक्ष आवाज तो उठा रहा है आपके पक्ष में, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कल को हमारी सरकार आ गई तो हम इस कानून को रद्द करेंगे। अभी से ये दावा, ये वादा, ये सामने नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जयशंकर साहब ने बहुत ही सही सवाल उठाया है। और मैं एक और चीज आपको इनकी स्टेटमेंट में जोड़ना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में उनकी संख्या विधायकों की कम है। लेकिन जो चेहरा हमें कल दिखा टीवी पे, वो सिर्फ प्रियंका गांधी थी और हुड्डा जी थे, और चेहरे हमें नहीं दिखे। ये भी बात हमें खलती है। हम अगर केंद्रीय स्तर पे देखते हैं तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान तो समर्थन में आते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, ये कभी इनके ट्वीट्स भी नहीं देखे हमने, जो कि बड़े नेता हैं, 40-40 साल से जिन्होंने संसदीय, जिनको अनुभव है 40-40 साल का, वो कभी नहीं बोलते। ये चिंताजनक है, हमें शक होता है। सर ने जो सवाल उठाया है कि कल को अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो राहुल गांधी जी तो अकेले पड़ जाएंगे, ये अन्य लोग जो हैं, ये हो सकता है फिर कॉर्पोरेट के जो लॉबी है वो इनके साथ गठबंधन कर ले, तो ये हमारे फिर आशाओं के ऊपर फिर से जो है तुषारपात हो सकता है। तो ये स्पष्टीकरण नहीं है
ये सच्ची बात है, ये कड़वी बात है, लेकिन ये सच्ची बात है, ये यथार्थ है। तो किसानों के लिए, जैसे सर ने कहा, हमने गांधीवाद का रास्ता अपनाया है। गांधीवादी तरीके से हम ये आंदोलन रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। जरूर हमारे 700 से 800 लोगों की असमय अकारण मौत हुई है, और भी हो सकती है, लेकिन हम कीमत देने के लिए तैयार हैं। जब गांधीवाद के तरीके के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए नेल्सन मंडेला 28 साल जेल की यात्रा काट सकता है, तो हम भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। इस तरीके ने दुनिया में परिवर्तन किया है, दुनिया में बड़ी बड़ी शक्तियों को झुकाया है। तो हमें भरोसा है ये बुद्ध का तरीका और गांधी का तरीका ही सही तरीका है। और अगर इस तरीके से हम कुर्बान भी हो जाते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम भारत के लिए, भारत के आम आदमी के लिए, भारत के किसान के लिए अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर गारंटी का कानून जब तक नहीं बन जाता, हम लोग हार मानेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनको साथ लेके, कुछ मीडिया के साथी हैं, कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो हमारे विषय में लेख लिखते हैं, या संसद में जिन लोगों ने हमारे लिए आवाज उठाई है। हम अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए, और ये जो निरंकुश लोग हैं, जो पूंजीपतियों का और नेताओं का एक अपवित्र गठबंधन है, हम इसको चुनौती देते रहेंगे, और हमें भरोसा है कि जीत हमारी होगी। जी राजेश, जीत हमारी होगी, और ये भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भरोसा है तभी आप आगे बढ़ते हैं और आपको आपकी मंजिल मिलती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कई अलग अलग राह में जो कांटे कहते हैं वो कांटे आते रहेंगे, और रास्ते आप उसके बाद भी बनाते हुए आगे बढ़ें और मंजिल तक पहुंचे, यही कामना है। और किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है, 10 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 2 अक्टूबर तक चलाएंगे ये आंदोलन कहते थे राकेश टिकैत। 2 अक्टूबर बीत चुका है, और इसके बाद भी ये सवाल मैंने खुद पूछा था उनसे, हमारे इसी कार्यक्रम में एक बार आए थे, शायद याद होगा जयशंकर जी, आप भी थे उस कार्यक्रम में, और उन्होंने यही कहा था कि 2 अक्टूबर तक तो चलाएंगे, अगर नहीं माने तो 2024 तक भी इस आंदोलन को चलाएंगे। तो ये जो एक अंदर से जो शक्ति है किसानों के, किसान नेताओं के अंदर, और जैसा कि तीनों बॉर्डर पे हम लोग जाकर देख चुके हैं, एक नहीं 10 बार गए हम लोगों ने, और वहां रिपोर्टिंग की है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो आप लोगों के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति कायम रहे, यही कामना है। और आप लोग जिस मांग पर अड़े हुए हैं वो मांग आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो, और सरकार चेते, समझे और आपकी तरफ भी देखे। वरना किसानों को लेकर के, किसानों के बीच भी, जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि जो बांटने की बात है, हर चीज में बांट डालो, किसानों को भी बांट डाला गया है। एक है जो छोटा किसान है और एक है जो बड़ा किसान है। बड़ा किसान और जो किसान शायद हैं ही नहीं वो आंदोलन कर रहे हैं, और जो छोटे किसान हैं वो सरकार की बातें सुन रहे हैं, सरकार के साथ हैं। और बीच बीच में आप लोग देखते होंगे कि चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो टेलीविजन पर किसानों से चर्चा करते हुए दिख जाते हैं, किसान सम्मेलन करते हुए दिख जाते हैं, और वाहवाही सुनते हुए दिख जाते हैं। तो वही विजुअल जो है वो प्रसारित होते रहते हैं। खैर, आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और उस महत्वपूर्ण चर्चा में एक महत्वपूर्ण बात ये कि लखीमपुर खीरी जो कि आज आंदोलित है, और वहां जो आंदोलन है वो किसानों के बीच और भाजपा नेताओं के बीच से बढ़ते हुए 8 लोगों की वहां जान चली गई। ये नहीं होना चाहिए था, जान किसी की नहीं जानी चाहिए थी, ये सबसे पहले। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है और सरकार जिस ढंग से भी निपटने की कोशिश की है वो सही नहीं है। मैं तीनों अपने खास मेहमानों को, प्रेम कुमार जी आपको, दुष्यंत जी आपको, और जयशंकर जी आपको, और अमलेंदु जी आपको, आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस चर्चा में बने रहे। आप लोगों ने अपने विचार रखे और देश दुनिया और हमारे साथियों तक अपने विचारों को पहुंचाया, अपने पैगाम पहुंचाए। बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
और तमाम हमारे साथी, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बने रहे। आप लोगों के लगातार मैं विचार देख रहा हूं, आप लोगों की बातें देख रहा हूं। अमित घोगरकर हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया बहुत ज्यादा झूठ फैला रहा है, सही मुद्दों पर कभी प्रकाश नहीं देता है। यूपी चुनाव से पहले कुछ न कुछ बड़ा करेगी, ये किसानों को भड़काने का प्रयास कर रही है यूपी सरकार की बात कर रहे हैं। फिर देवेंद्र माहिच हमारे साथ हैं, अहमद हुसैन बागेर हमारे साथ में बने हुए हैं और कामिल शेख हैं। दीपक तिवारी लिख रहे हैं कि समय है पूरे देश के किसानों को एकजुट होकर इस तानाशाही जन विरोधी हत्यारों को पनाह देने वाली, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार को धूल धूसित करके अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में सभी को आगे आना होगा। फरमान अहमद कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लगा। मदीना का मुसाफिर शुक्रिया कह रहे हैं, सब खैर कह रहे हैं। मोहम्मद तफसील आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं। मदन चंगेल बहुत दिनों बाद आए हैं। छोटे किसान की हैसियत मजदूरों से बदतर कर दी है, लिख रहे हैं मदन जी। और पीएच गुड नाइट कह रहे हैं। एबी बॉय भी हमारे साथ, कांग्रेस आतंकवादियों की पार्टी है, एबी बॉय लिख रहे हैं। फरमान अहमद बहुत ही अच्छा न्यूज लिख रहे हैं। हसमुद्दीन भी हमारे साथ में है। मोहम्मद रब्बानी हैं। मदीना का मुसाफिर गुड नाइट कर रहे हैं। उबाइदुल्लाह खान हैं जो कह रहे हैं योगी जी का कहना है कि गुंडा मुक्त प्रदेश है तो गोरखपुर लखीमपुर कांड कैसे हो गया, बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। कुंदन बिहारी लाइव कह रहे हैं राजीव सर जी आपके चारों मेहमानों की विचारधारा सर्वोपरि हमेशा रहती है, बहुत धन्यवाद आपको। रॉयल प्ले भी हमारे साथ में जो कह रहे हैं मुझे आपके मेहमान की बात अच्छी लगी और पार्टी को ऐलान करने का वो जानते के बाद किया करेगी। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है देशवासी को एकजुट होकर बीजेपी को हटाना है, सोच समझकर वोट देना है। अहमद भी हैं, जबार इकबाल भी हैं, मोहम्मद राजा सिद्दीकी, उसके ओसामा अहमद भी हैं। नंदकिशोर सिरपुरकर कहने कि हमारे प्रधानमंत्री भाषण अच्छा देते हैं, लखीमपुर घटना पर शहीद किसानों पर अपनी संवेदना जाहिर नहीं करते हैं, कभी ट्वीट नहीं किया उन्होंने किसानों को लेकर के। जब भी ऐसी घटना घटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी ट्वीट नहीं आया है। ये आना चाहिए, जन नेता हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी। गौर बॉय कह रहे हैं आप लोगों की जरूरत है, आपकी भी जरूरत है गौर बॉय जी। और सैदुर रहमान हैं वी नीड टू बी यूनाइटेड टू डिफीट बीजेपी, लिख रहे हैं। पप्पू भाई कह रहे हैं सर हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और कुंदन बिहारी कह रहे हैं सर जी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है मोदी जी का क्या, प्लीज बताइए। सबका अपनी अपनी जगह पे पावर है। अगर आप जन नेता हैं, जनता के द्वारा चुन के आए हुए हैं और प्रधानमंत्री पद पर हैं, आपका पावर अपनी जगह पे है, सुप्रीम कोर्ट का पावर अपनी जगह पे है, राष्ट्रपति का पावर अपनी जगह पे है, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सब जो है ये यही है कि सबके पावर हैं लेकिन सब कहीं ना कहीं से कंट्रोल होते हैं। राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं लेकिन वो भी कंट्रोल होते हैं, महाभियोग उनके ऊपर भी चल सकता है, प्रधानमंत्री भी हटाए जा सकते हैं और देश के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी महाभियोग लग सकता है। तो इसीलिए सब अपनी अपनी जगहों पे हैं। और रूपराम गोगरवाल हैं जो कह रहे हैं आप सज्जन पत्रकारों को धन्यवाद। मिराज अंसारी, मदन चंगल कह रहे हैं आरएसएस पूंजीपतियों, फिर गोदी मीडिया और लोकतांत्रिक नेताओं के गठबंधन ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। और शाहवेज खान भी हैं, किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी, लिख रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं अब समय आ गया है कि देशवासी को एकजुट होकर के बीजेपी को हटाना होगा। इसके अलावा तमाम साथी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया, बहुत लोग पहले से कमेंट कर रहे थे, कमेंट पढ़ता रहा, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण चर्चा और चार मेहमान अगर हों तो उनके बातों को, उनकी विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी होता है, इसलिए रखते हैं। गोकुल मालवीय भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। योगी जी गुंडों को गाड़ी रास्ते में पलट जाती है, गुंडों की गाड़ी रास्ते में पलट जाती है और उनका एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन हाथरस का गुंडों का नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जय कृष्णा भी हैं, फिर हमारे साथ राहुल जाट हैं, फिर गौर बॉय, भारतीय नागरिक, लीगल एडवाइस, हारून खान, तमाम साथियों। अब आप लोग अमित घोगरकर भी हैं और देवेंद्र चटर्जी आई लव डीबी लाइव गुड नाइट लिख रहे हैं। सतवंत सिंह कह रहे हैं सर किसान को जीतना है शांति से, बहुत सही बात, शांति शांति और शांति, गांधी जी भी यही कहते थे। और उसके साथ साथ
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। चाहे ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, लेकिन सबको सन्मति हो, अच्छी बुद्धि मिले और दिमाग जो है वो अच्छी जगह पे लगाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसी चीज़ों की, गांधी जी के पैगाम की ज़रूरत जो है वो हमारे देश के हुक्मरानों को है, नेताओं को है, सियासतदानों को है, और ये बात समझनी होगी। तो आज अब आप लोगों से विदा लेता हूं, इजाजत चाहता हूं, और कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।